बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरफेस केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। उसमें आज नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट को डिस्कस करेंगे। तो अगर सिंपली वन लाइन में इसकी बात की जाए कि कैटलिस्ट क्या है, कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट करें, ऐसे सब्सटेंसेस जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट करें। यू नो वेरी वेल अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, एक कंप्लीट चैप्टर हम इसका पढ़ चुके हैं रेट ऑफ रिएक्शन का। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। और कैटालिसिस क्या है कि एक्शन ऑफ अ कैटलिस्ट, एक्शन ऑफ अ कैटलिस्ट इज़ कॉल्ड द कैटालिसिस। सेकेंड वे से हम यूँ कह सकते हैं कि पहला हमने ये बोला कि एक्शन ऑफ अ कैटलिस्ट इज नोन एज कैटालिसिस, और कैटालिसिस द प्रोसेस in which catalyst is involved to affect the rate of reaction is called the catalysis। ठीक है। फिर कैटालिसिस या कैटलिस्ट अगर हम देखें, यानी कि अगर मैं कहूँगी कैटलिस्ट एज एन सब्सटेंस, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ वर्ड इस्तेमाल किया है इफेक्ट, है ना। सब्सटेंस दैट इफेक्ट, प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस इफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ हमने ये नहीं कहा विच इन्हांसेस द या विच इंक्रीजेज ओनली द या विच डिक्रीजेज ओनली द। इट मीन्स कि इफेक्ट जो है वो इन दोनों वर्ड्स को कवर कर रहा है, किसको, इंक्रीज को और डिक्रीज को। यानी कि कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस हैं, या वो इंक्रीज करेंगे तो पॉजिटिव कैटलिस्ट, और अगर रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेंगे तो नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाएंगे। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास दो एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं कि SO2 और ऑक्सीजन जो है दोनों गैशियस फॉर्म में है, और इसके ऊपर जो मैंने एज एन कैटलिस्ट इस्तेमाल किया वो गैस की फॉर्म में NO यूज़ किया, और इनका रिएक्शन बड़ा ही स्लो होता है। तो जैसे ही हमने NO इसके अंदर ऐड किया एज एन गैस, उसको हमने उस रिएक्शन में एज एन गैस इंसर्ट किया, तो SO3 इमीडिएटली बन गया गैस की फॉर्म में। सेकेंड, मैंने यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप की एग्जांपल्स दी हैं कैटलिस्ट की, एक गैस में और एक सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पर अगर हम देखें तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ आयरन की मौजूदगी में अमोनिया बनाता है। ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो गैशियस फॉर्म में है, हाइड्रोजन जो है वो गैशियस फॉर्म में है, आयरन जो है वो सॉलिड। अगर नॉर्मली हम देखें तो नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का रिएक्शन बहुत ही स्लो है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर सॉलिड आयरन ऐड किया जाता है एज एन कैटलिस्ट, तो इमीडिएटली जो हमारे पास अमोनिया गैशियस फॉर्म में अपीयर होने लगती है। ठीक है। अब इस यानी कि कैसे कैटलिस्ट काम करता है, ये कैटलिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट करता है, उसको हम समझेंगे। यहाँ से हम जानते हैं कि कोई भी रिएक्टेंट होता है और एक हमें ज़ाहिर है उसका प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्म में आने के लिए इनका जो बैरियर होता है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्म में आने के लिए एक बैरियर इनके दरमियान होता है, जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। सॉरी, रिएक्शन से प्रोडक्ट बनने के प्रोसेस के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है, यानी कि जो बैरियर है उनके दरमियान, वो है थ्रेशोल्ड एनर्जी। और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है कि ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो, ताकि वो उनके दरमियान कोलिजन कर सके, जिसके रिजल्ट में केमिकल रिएक्शन अक्कर हो और प्रोडक्ट बने। ठीक हो गया। अच्छा जी, दोबारा बताती हूँ कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दरमियान का जो बैरियर है उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी के नाम से जानते हैं, और ये वो एनर्जी है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। अब इसके दो वेज हैं, इस रिएक्शन को प्रोडक्ट यानी इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक लाने के लिए हमारे पास दो वेज हैं। एक तो ये वे है कि हम इसको एक्सटर्नली बाहर से एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करें, और वो एक्टिवेशन एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो, ताकि रिएक्शन हो सके और प्रोडक्ट बन जाए। ठीक हो गया। सेकेंड वे ये है कि अगर हम क्या करें कि ऐसा कोई पाथवे इस्तेमाल करें कि हम इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही रिड्यूस कर दें, क्योंकि देखें ना, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को यहाँ तक इनकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को उस तक उसको फुलफिल करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट को। तो इस एक्टिवेशन एनर्जी का
मॉलिक्यूल्स की अपनी एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना, तो उस एनर्जी को उस बैरियर की एनर्जी के इक्वल होना चाहिए, तो ही प्रोडक्ट बन सकेगा। ठीक है, अब एक तो वही ये है कि हम इसको यानी कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की जो है एनर्जी कम है, उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी को वो की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा, तो हम उसको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कर दें। अगर हम बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को टच करेगा और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। सॉरी, सेकेंड वे ये है कि हम कुछ ऐसा करें कि हम इस थ्रेशोल्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट को ही कम कर दें। ठीक है, अगर हम इस रिक्वायरमेंट को कम कर देंगे तो ज़ाहिर है उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल आ जाएगा, और जब वो इक्वल आएगा तो वो इमीडिएटली अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देगा। सो दैट ये जो वे है, ये वे हम कैटलिस्ट के थ्रू अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम किसी रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो वो कैटलिस्ट रेदर देन कि उसको बाहर से हमें एनर्जी देनी पड़े, वो उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही रिड्यूस कर देता है और उसका प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का रिएक्शन से फिर उसका यानी कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाना आसान हो जाता है, क्योंकि एक्टिवेशन उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी ही कम हो गई। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड वे के अंडर कैटलिस्ट्स adopt an alternative path which with low activation energy requirement। ठीक है, alternative path with low activation energy requirement है। अच्छा, अब अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें कि हम यहाँ से कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ पर वेरी नियर बाय हमारे पास कोई, हाँ जी हम KFC जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारी बड़ी नियर बाय है, सारे बच्चे खुश हो जाएंगे जी KFC जा रहे हैं। तो हम यहाँ से गए, हमने स्ट्रेट हमारी ये जो सड़क है, ये जो बाहर है दड़ीसांगी वाली, इसको हमने लिया और हम सीधा वहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, किसी और ने हमें बताया कि नहीं यार ये वाला रास्ता जो है ये ठीक नहीं है, आप यानी कि ये भी हमें ज़रा ऊपर से ज़रा सड़क हमारी कर्व है और इस तरह से हमें जाना पड़ता है। वो एक बंदा कहता है कि नहीं जी आप ऐसे करें, यहाँ से आपकी यूनिवर्सिटी से सीधा आप ये वाली इस रोड पे जाएं और ये सीधा जो है ना उस आपकी डेस्टिनेशन पे पहुँचेगी, आपको कर्व सरफेसेस नहीं कर्व रोड्स नहीं लेनी पड़ेंगी। तो ये ऑल्टरनेट पाथ था सेकंड वाला जो ईजीएस्ट था, तो उससे हम जल्दी पहुंच जाएंगे, है ना। तो इस तरह से हम थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही रिड्यूस कर देते हैं। कैटलिस्ट एक ऑल्टरनेट पाथ अडॉप्ट करता है जिससे वो एक्टिवेशन एनर्जी की लो रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हुए रिएक्शन को फास्ट कर देता है। सो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था कि हाउ कैटलिस्ट इफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसका आंसर हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं हमारे पास कैटलिस्ट फिर आगे दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस जो है और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस कैटालिसिस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस कैटालिसिस मैं इसकी एग्जांपल आपको दूंगी, जैसे NO हमारे पास है गैशियस फॉर्म में, ठीक है, तो और हमारे पास है SO2 है और हमारे पास NO2 है गैशियस फॉर्म में, और हमने NO एज एन कैटलिस्ट इस्तेमाल किया। SO3 प्रीवियस ही एग्जांपल है हमारे पास। अब ये यहाँ तक इसके साथ कैसे इफेक्ट हुआ, पहले तो ये आप समझ लें कि गैशियस एंड द गैशियस, और हेट्रोजीनियस में सॉलिड हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे। गैशियस और गैशियस हमारे पास उसकी रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं, तो सॉलिड हमने उसमें कैटलिस्ट इस्तेमाल किया तो अमोनिया हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ये रिएक्ट कैसे करता है होमोजीनियस में? सबसे पहले NO जो है वो क्या करता है, सेपरेटली ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाता है, रिएक्ट करता है, NO2 बना देता है। कैटलिस्ट रिएक्टिंग स्पीशीज़ में से किसी के साथ अटैच हो जाता है और एक इंटरमीडिएट बना देता है, ये लिखा यहाँ मैंने इंटरमीडिएट। कैटलिस्ट रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है रिएक्टिंग स्पीशी के साथ जो रिएक्टेंट है उसके साथ, और एक इंटरमीडिएट बना देता है NO2, ठीक है। अब ये NO2 जो हमारा सेकेंड रिएक्टिंग मॉलिक्यूल था उसके साथ रिएक्ट करता है इंटरमीडिएट और एक प्रोडक्ट बनाता है, और कैटलिस्ट उसी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ओवरऑल अगर रिएक्शन अगर हम देखें यहाँ से, तो आपने यहाँ से देखिए ये NO इस NO के साथ कैंसिल, NO2 इंटरमीडिएट के साथ कैंसिल, कैटलिस्ट जो हमने कैटलिस्ट के साथ रिमूव किया, जैसे इंटर हुआ था वैसे ही बाहर निकल गया, बाकी बच गया SO2 प्लस ऑक्सीजन प्लस SO3, यही वाली इक्वेशन बन गई। सो इस हमारी होमोजीनियस की एग्जाम्पल से, यानी कि होमोजीनियस कैटालिसिस में हमने देखा कि किस तरह से कैटलिस्ट इन हुआ, एक इंटरमीडिएट बनाया और एक इंटरमीडिएट बना के खुद उसी अपनी ओरिजिनल
फॉर्म में बाहर चला गया और रिएक्शन उसने कंप्लीट कर दिया। ये था हमारे पास होमोजेनियस कैटालिसिस। सेकेंड हमारे पास है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में हम देखते हैं कि हमारे पास दो रिएक्टिंग स्पीशीज़ गैशियस प्लस गैशियस फॉर्म में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है, जबकि आयरन जो है वो सॉलिड स्टेट में मौजूद है। ठीक है, अमोनिया बनेगी इसके रिजल्ट में, बट हाउ अमोनिया बनेगी ये तो पहली बात हमें पता चल गई कि हेट्रोजीनियस कैटालिसिस हो रही है। लेकिन हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के हम 3 वेज या 3 स्टेप्स होंगे, कीमोसॉर्प्शन, सेकेंड डिफियन प्लस रिएक्शन और थर्ड डिसॉर्प्शन। अच्छा, अब सरफेस केमिस्ट्री के पहले लेक्चर्स में हम कीमोसॉर्प्शन भी पढ़ चुके हैं, डिसॉर्प्शन भी पढ़ चुके हैं, आपको पता है इसके बारे में। होमोजीनियस कैटालिसिस में हमने देखा कि इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में आप देखेंगे कि ये जॉर्प्शन के मेथड को फॉलो करेगा। सबसे पहले आयरन जो है वो हाइड्रोजन को, जो कि एक रिएक्टिंग स्पीशी है, उसको अपने ऊपर एडजॉर्ब कर लेगा कीमोसॉर्ब के थ्रू, यानी कोई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है ना, हमने पढ़ा था कीमोसॉर्प्शन में बॉन्ड बनता है ना, केमिकल रिएक्शन होता है, हीट जो है वो हीट ऑफ द रिएक्शन जो है वो हायर होती है। अब जब ये इसके साथ अटैच होगा तो कुछ हीट इमिट होगी, वो एक्टिवेशन एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल होगी और थ्रेशोल्ड एनर्जी को फुलफिल करेगी। अब क्या होगा, अब ये एक इसको हम अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगा डिफियन और रिएक्शन। पहला जो है वो जस्ट एक कीमोसॉर्प्शन है उनमें से एक रिएक्टिंग स्पीशी के साथ। अब डिफियन होगी, जो रिमेनिंग रिएक्टिंग स्पीशी है वो डिफ्यूज़ होगी और फाइनली इसकी प्रेजेंस में जो एक्टिवेशन एनर्जी इसने प्रोवाइड की थी उसके अंडर, बाहर से हमने नहीं दी, उस कैटलिस्ट ने उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा किया और उसने अमोनिया बना दिया। आखिरी स्टेप के अंदर डिसॉर्प्शन या डिसॉर्प्शन हो जाएगी और ये जो है हमारे पास अमोनिया जो है, अमोनिया नहीं, अमोनिया हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया और ये जो हमने इसके अंदर आयरन इस्तेमाल किया था वो जो है डिसॉल्व हो जाएगा। बल्कि आई एम सो सॉरी, हम ये भी कह सकते हैं कि अमोनिया यानी कि इसके ऊपर ही प्रोडक्ट बना था और फिर अमोनिया डिसॉल्व हो गया तो आयरन अलग हो गया, यानी कि डिसऑर्प्शन दोनों तरफ से हम कह सकते हैं। क्लियर है बेटा? ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में मैंने आपको बताया है कि सॉलिड कैटलिस्ट है और हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को एज एन गैस इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके हमारे 3 स्टेप्स को फॉलो करता है। कीमोसॉर्प्शन, डिफियन एंड रिएक्शन होता है और फिर डिसॉर्प्शन होती है। और सेकेंडली हेट्रोजीनियस कैटालिसिस को ही सरफेस कैटालिसिस भी कहा जाता है, बिकॉज ये सारा का सारा रिएक्शन सरफेस के ऊपर हो रहा है। सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस कैटालिस्ट, कीमोसॉर्प्शन का रिएक्शन है, सो दैट ये सारा सरफेस के ऊपर हो रहा है, इसलिए हेट्रोजीनियस कैटालिसिस को एज एन सरफेस कैटालिस्ट भी कहते हैं। ठीक हो गया? होमोजेनियस कैटालिसिस बता दिया, इंटरमीडिएट बनता है। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस बता दिया, जिसको सरफेस कैटालिस्ट या कैटालिसिस कहते हैं, जिसमें 3 स्टेप्स की कीमोसॉर्प्शन, डिफियन प्लस रिएक्शन और फिर डिसॉर्प्शन होगा। लास्ट हमारा दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि कैटालिस्ट से रिलेटेड हैं। इसको हम देखते हैं कि एक्टिविटी क्या है एंड सिलेक्टिविटी क्या है। ठीक है, एक्टिविटी किसी भी कैटालिस्ट की एक्टिविटी यानी आप एफिशिएंसी कह लें, किसी की एक्टिविटी, उसकी हरकत समझ लें। तो एक्टिविटी किसी कैटालिस्ट की क्या है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो रेट ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट कर सकता है। अगर मैं इसको पॉजिटिव कैटालिस्ट लूँ तो मैं ये कहूँ कि वो 4 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हांस कर सकता है, 5 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हांस कर सकता है, 6 टाइम्स किसी रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हांस कर सकता है। ठीक है, तो ये उसकी एक्टिविटी है ना। अच्छा, देखिए यहाँ मैंने लिखा है नंबर ऑफ द टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन गेट चेंज इज कॉल्ड द एक्टिविटी ऑफ अ कैटालिस्ट। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी किसी भी कैटालिस्ट की वो एबिलिटी है जो कि डायरेक्ट करती है उसको कि वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन का पाथवे फॉलो करे और कोई प्रोडक्ट दे। ठीक है, अच्छा मेरे पास ये देखें CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। मैंने यहाँ पर 2 तरह के कैटालिस्ट इस्तेमाल किए हैं। अब ये कैटालिस्ट की सिलेक्टिविटी है कि वो एक ही रिएक्टेंट के 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे रही है। यहाँ पर मैंने निकल और हाइड्रोजन इस्तेमाल किया, PDBASO4 इस्तेमाल किया। तो एक ही रिएक्टेंट के डिफरेंट
कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन गए। ये उसकी सिलेक्टिविटी है, ये उस कैटलिस्ट की सिलेक्टिविटी है। सो दैट एबिलिटी ऑफ द कैटलिस्ट टू डायरेक्ट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन, दोबारा इसको देखें ऐसे, एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू डायरेक्ट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन टू गिव अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड द सिलेक्टिविटी ऑफ दैट कैटलिस्ट। ठीक हो गया यहाँ तक? आई थिंक सो। वेट, यहाँ से अच्छा, ये अभी आई थिंक मुझे इतनी मैं अपलोड करूँगी इसको, ताकि ये आपको इजीली आप लोगों के पास भी डाउनलोड हो जाए। मुझे लगता है कि 15-20 मिनट से ज़्यादा की अगर अपलोड करते हैं तो वो आप लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी होती है डाउनलोड करने में। सो दैट हम इसको इसके आगे मैंने ये आपको कुछ नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए, आप यहाँ से ही बस इसको अगर स्टडी कर लेते हैं तो एनफ होगा। मैं कहूँगी कि आप इसको ज़रूर देखें, कहीं और से नेट से देखें, कोई बुक्स कंसल्ट करें, लेकिन ये जो मैंने आपको पढ़ाया वो मैंने यहाँ से प्रिपेयर किया। प्रोमोटर एक्टिवेटर्स का कॉन्सेप्ट आप ले सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कैटलिस्ट की, साथ में एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, ज़्यादा डिटेल में दी हुई हैं, वहाँ पर थोड़ा सा हम कम दी हैं। टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट है, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने खुद देखनी है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो दिस इज़ फॉर दिस लेक्चर, एंड नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इमल्शन एंड कोलाइडल्स के बारे में। एंड गुड लक, थैंक यू सो मच।